जय माता दी, नमस्ते जी। तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं अपनी एक जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस की। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अपने आइडिया को कैसे चेक करें कि वो वायबल है या नहीं है। तो जब हमने एक बार ये चेक कर लिया कि हमारा आइडिया वायबल है या नहीं, तो फिर हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, ब्रेनस्टॉर्म, तो उसमें कम से कम या तो इंडिविजुअली अगर आप कर सकते हैं तो वो भी करिए, अगर ग्रुप में कर सके तो और भी अच्छा है। तो कम से कम 180 आइडियाज़ लेके आइए, 180 आइडियाज़। फिर उन 180 आइडियाज़ में से नैरो डाउन करिए, जिसमें आप कम से कम 5 से 10 आइडियाज़ जो कि आपको इंटरेस्टेड लगते हैं, आप उस पर जाना चाहते हैं और फ्यूचर में देख सकते हैं कि हाँ ये इसमें ये पॉसिबिलिटी निकलती है और XYZ जो भी उसमें चीज़ें आप करना चाहते हैं वो सब चीज़ें लिखते जाइए। और अब हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि अपना जो भी एक आइडिया है उस पर रिसर्च कैसे करें। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा आइडिया वायबल है, ठीक है। हमने जो भी एड में 5 से 10 आइडियाज़ निकाले वो वायबल है, सारे के सारे वायबल हैं। मान के चलिए आपने 10 आइडियाज़ निकाले और 10 के 10 वायबल है, लेकिन उनमें से करना तो एक पे ही है। किसी एक पे ही आप जाएंगे जिसमें फंडिंग उठाएंगे, या फिर अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें उसमें चेक करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अपने आइडिया पे रिसर्च कैसे करें। आज का टॉपिक ये होने वाला है। अब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। हमारा जो कंपटीटर्स है वो कौन कौन है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, अब मान के चलिए कि हम प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं या सर्विस बेस में जा रहे हैं, या फिर हम दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे इसके अंदर कि हम प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं या सर्विस में जा रहे हैं, या फिर हम दोनों ही चीज़ें कवर कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी हो गया जिसमें सर्विस भी हो गया। और हमारे पास इसमें ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि अब ऐसा भी बहुत बार होता है कि सेम चीज़ जो हमारा कंपटीटर है वो ऑलरेडी मार्केट में, जो भी आप सोच रहे होंगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे। ये हो सकता है कि आपके स्टेट में ना हो, दूसरे स्टेट में हो, लेकिन जब भी आप एक्सपैंड करेंगे तब ये सेम प्रोसेस फिर से दोहराया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, सेम चीज़ कोई और भी दे रहा हो, तो इसमें आपके ऐसा क्या यूनिक है कि जो कस्टमर आपके पास आए, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं तो वो आपके पास क्यों आए, ऐसा आप में क्या यूनिक है, क्या यूनिक चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो इसमें ये हो गया। अब इन सब को एक और चीज़ के साथ आप जोड़ सकते हैं कि अगर अपना जो भी रिसर्च है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप एक स्वॉट एनालिसिस भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपटीटर्स की बात करते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। मान के चलिए कि आपने लेट्स सपोज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाने की सोची, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जितने भी फार्मर्स हैं उनको सीड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप एक सीड सप्लायर हैं। ठीक है, LIER, ठीक है जी, आप एक सीड सप्लायर हैं। अब सीड सप्लायर का मतलब जो आपके कंपटीटर्स होंगे बहुत सारे हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप जिस लेवल पे शुरू करने जा रहे हो वो ऑलरेडी बहुत, जो भी आपके कंपटीटर्स है बहुत बड़े हो चुके हों। अब आपने इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप छोटे बिजनेस से शुरू करना चाहते हैं जिसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट जा रही है, या फिर एक बड़े बिजनेस में जा रहे हैं जिसमें 1 CR तक की आपको रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, तो अब ये भी चीज इसमें चेक करेंगे। मान के चलिए कि सेम चीज अब आप 10 आपके ऑलरेडी वहां पे शॉप्स, वेंडर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें ये चीज चेक करनी होगी उन 10 शॉप्स का या तो जो 10 वेंडर्स हो गए उन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी कि उनका टर्नओवर कितना है चल रहा, अभी टर्नओवर कितना हो गया। एक बार हमें टर्नओवर पता चल जाए कि मान के चलिए उनका टर्नओवर इस साल का 25 लाख गया है, 30 लाख गया है, 1 करोड़ गया है या 60 करोड़ गया है। ऐसा हो सकता है कि जो सीड यानी कि जो बीज बेचने वाले हैं उनका टर्नओवर इतना जाता है, क्योंकि आप जब फार्मर्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो बल्क में चीज़ें उठाते हैं, 1 किलो 2 किलो वाला तो सिस्टम है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि उनका एक बार पता चल जाए कि टर्नओवर कितना है, तो उससे भी हमें आइडिया लग सकता है कि अच्छा ये किस लेवल पे है। उसके बाद उनकी अगर वो कहीं पे सेल करे तो वो कौन कौन सा रीजन कवर कर रहे हैं। मान के चलिए कि जैसे मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है, अब वो जो कंपनी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि पूरे हिमाचल में सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि सेम डिस्ट्रीब्यूटर हिमाचल छोड़ के उत्तराखंड में भी डील कर रहे हैं, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो सेम सप्लायर, सेम डिस्ट्रीब्यूटर हमारा नॉर्दर्न रीजन पूरा कवर कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वो पूरा का पूरा नॉर्थ कर रहा है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मान के चलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके बाद जो बाकी 9 शॉप्स हैं, जो बाकी की 9 शॉप्स हैं वो छोटी शॉप्स भी हो सकती हैं, और वो सभी के सभी इन्हीं के अंडर आ रही हैं, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास ही। इसमें एक चीज और होती है, अगर तो मान के चलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं तो विद इन 25 किलोमीटर तक की रेंज होती है। जो मैन्युफैक्चर बोलता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है 25 किलोमीटर तक की रेंज में, तो वो एक ही जगह पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो एक सब डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में आएगा, यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर एक होगा और उसके अंदर जो भी आएंगे वो सभी के सभी सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक सीड सप्लायर का बिजनेस सोचा, ठीक है। अब ये होगी हमारे कंपटीटर्स की बात। अब जो बाकी बचे हुए 9 हैं, यानी कि अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो अब 10 की जगह अब 11 हो गए टोटल जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी देखना होगा कि जो बाकी बचे हुए 9 वेंडर्स हो गए या सप्लायर्स या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल दो, उनका एनालिसिस भी आपको करना है। अगर आपने कहीं से भी एक भी छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में आके प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये भी आपको चेक करना है कि उसमें उनका क्या सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब एक बार हमने ये भी चेक कर लिया कि उनका सेलिंग प्राइस क्या है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मैं मार्केट में आ रहा हूं तो मैं सबसे चीप प्राइस दूंगा ताकि जो मेरे आने वाले कस्टमर्स हैं वो मेरे पास जल्दी आए। तो चीप प्राइस या फिर एक अफोर्डेबल प्राइस देना भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप क्वालिटी भी मेंटेन करें और अपना एक बिहेवियर बहुत अच्छा रखें और आप टाइमली कितनी अच्छे से कितनी जल्दी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब चीजें भी देखें, यानी कि आप कितने टाइम पे चीजें, कितनी फास्ट चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने ये कुछ चीजें ध्यान में रख ली तो आप इन 9 वेंडर्स से ऊपर आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हाँ ये 4 चीजें ऐसी हैं कि आपको ध्यान में रखनी है। आप हमेशा जो एक सेलिंग प्राइस है उस पर नहीं खेल सकते। अगर आप मार्केट में हैं, मान के चलिए कि सेलिंग प्राइस जो भी आपके 9 वेंडर्स हैं उन्होंने एक 35 kg का सीड का
कट्टा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल देसी भाषा में, कि 35 किलो का कट्टा है जो कि वो दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 40,000 एग्जाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एकदम नए हैं मार्केट में, तो आपने बोला कि नहीं भाई मैं आपको 35,000 में दूंगा। अब ये ध्यान में रखना कि ये जो 5,000 का गैप है, 5K का गैप है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है। अब इसी 35,000 में आपको एक लेबर की कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। अब इसमें जो भी लेबर हो गया, फिर उसके बाद जो भी डिलीवरी करने वाले हैं यानी कि जो कुरियर हैं, अगर आपके पास मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो कुरियर के चार्जेस भी देने होंगे। फिर उसके बाद अगर तो आप अकेले हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपने अपना टाइम दिया है तो आपको भी सैलरी ड्रॉ करनी होगी उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं वहाँ पे तो उनकी सैलरी भी निकालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो भी आपने मार्केटिंग बजट रखा होगा वो भी देखना है, मार्केटिंग बजट, ठीक है। तो ये सब चीजें ये ध्यान में रखना कि पर प्रोडक्ट आप क्या दे रहे हैं और उसी पर प्रोडक्ट में से आपने ये सब चीजें भी निकालनी है। तो शुरू में तो आप ये प्राइसिंग की गेम खेल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर आप इसको रिपीट करते जाएं और हमेशा सस्ता देते रहे तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। लेकिन यही अगर आप चाहें तो सेम प्राइस पे भी रह सकते हैं, 40K पे भी रह सकते हैं, और आपने क्वालिटी भी मेंटेन करी, आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, और जब भी कोई भी कस्टमर आता है तो उनको आप सब चीज़ें टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब भी कोई भी नए मार्केट में उतरते हैं तो उनमें एक दिक्कत आती है कि विद इन 6 months to 1 year क्लोजिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कस्टमर्स नहीं बन पाते। आपने भी देखा होगा कि बहुत एक नई शॉप ओपन हुई, आपने देखा ये अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, उसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी अच्छे है, लेकिन फिर भी उनको कस्टमर्स लाने में बहुत दिक्कत होती है। शुरू में तो सभी जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और वो 6 months to 1 year के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें अगर कोई भी काम करना है तो जो अपना विजन हो गया या फिर जो सस्टेन करना है वो मिनिमम 3 years से लेके 5 years तक होगा, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ये हमारा मिनिमम टेन्योर होगा जिस पे हमने ध्यान देना है। 6 months to 1 year बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख के करिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा एनालिसिस जो कि हमने करना ही करना है कंपटीटर्स के ऊपर। अब आपको पता चल गया कि उनका टर्नओवर कितना है, उस पर भी पता चल सकते हैं कि वो कहाँ पे केटर कर रहे हैं। अगर वो लोकली है यानी कि उनका होल्ड बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स उनके पास हैं, वो लॉन्ग रन में है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं कंपटीटर्स में। तो ये हो गया हमारा कंपटीटर एनालिसिस में। अब इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इसी का ही एग्जांपल लूंगा मैं, सीड बिजनेस का ही, सीड सप्लायर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, अब टारगेट ऑडियंस का मतलब ये हो गया टारगेट ऑडियंस का यानी कि हम फार्मर्स के साथ डील कर रहे हैं। अब फार्मर्स को जितने भी उनके पेन पॉइंट्स हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो जो हमारा बिजनेस है वो हमें खुद सिखा देगा। शुरू में नहीं पता चलता, और जैसे मान के चलिए आप बिल्कुल नए हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप अगर एग्रीकल्चर में थे और इसी में ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेन पॉइंट्स क्या है। नहीं पता तो अपना बिजनेस खुद सिखा देगा आपको। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं,
और उस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर दी तो जो भी आपका एक फार्मर बनेगा वो कस्टमर परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फार्मर हमारा क्या है, टारगेट ऑडियंस। अब वो फार्मर कितनी दूर से आ रहा है, मान के चलिए कि वो लोकल है, यानी कि विद इन 7 to 15 किलोमीटर्स की रेंज में है, या फिर कहीं दूर से आ रहा है यानी कि 20 to 40 किलोमीटर्स हो गया। फिर उसके बाद फिर या फिर 45 प्लस किलोमीटर से आ रहा है, तो यानी कि वो इतनी दूर से आ रहा है, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब मतलब जो भी आप उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। वैसे तो सबके लिए करना है, लेकिन जो 45 प्लस कस्टमर्स हैं, तो अब ये सोचिए कि वो अपना टाइम लेके आ रहा है, वो इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि उनका किराया, पूरा दिन, उनका टाइम, ये सब चीज़ें भी लग रहा है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, अच्छे से शुरू करें और ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखें कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं और वो कितनी दूर से आ रहे हैं। अगर वो इतनी दूर से सिर्फ आपके पास आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी। फिर अगर आप फार्मर हैं, अब मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा किया और आप मेन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। ठीक है, अब आप मेन डिस्ट्रीब्यूटर से, तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अब ये तो हो गए फार्मर आपके कस्टमर। ठीक है, अब इसके बाद मेन डिस्ट्रीब्यूटर में, यानी कि जब भी कोई भी सब डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि कोई नया बिजनेस शुरू करने जाएगा तो वो आपके अंडर आएंगे, यानी कि वो बनेंगे सब डिस्ट्रीब्यूटर। इसको होने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आप बजट बहुत ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो ये भी बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा। तो वो आपके सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, यानी कि आप किस में डील करने शुरू हो गए, अब B2B में। ठीक है, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, वेंडर टू वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर में आप डील कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया, एक और चीज़ इसमें आती है टारगेट ऑडियंस के अंदर ही, कोलैबोरेटर। अब कोलैबोरेटर में क्या हुआ, कोई बोलता है कि मैं आपके साथ जुड़ता हूं और आपके बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, बदले में आप मुझे कुछ परसेंट, मान के चलिए 10%, 7% या फिर 15%, या जो भी आपने शेयर डिसाइड किया होगा कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं और आप मेरे साथ कोलैबोरेट करिए, हम जो भी है एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे, एक्सपेंशन में। तो मान के चलिए कि अभी तो आप सिर्फ लोकली डील कर रहे थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के आने से आपकी एक्सपेंशन हो रही है और वो बदले में अपना कुछ शेयर मांग रहे हैं, और वो कितने टाइम के लिए मांग रहे हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी टारगेट ऑडियंस के अंदर ही सब चीज़ें, कि हमारा एक फार्मर टारगेट ऑडियंस हो गया। फिर एक चीज़ इसमें और ये भी देख सकते हैं कि जो फार्मर है उसका एज ग्रुप कितना है, ये भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, उनका एज ग्रुप कितना है, तो आपने ये भी देख लिया। अब नॉर्मली क्या है, सबको ये लगता है कि जितने भी ओल्ड पीपल हैं, यानी कि जो जितने बुजुर्ग पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सिर्फ वही फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी जो 2024 का डेटा दिखाता है उसमें यंगस्टर्स भी बीच में आ रहे हैं, यानी कि एज ग्रुप अगर आप देखना चाहें जो कि आप टारगेट करने जा रहे हैं, एक तो 40 प्लस तो होएगी जो कि पुश्तैनी काम कर रहे हैं। ठीक है, 40 प्लस, एज के हो गए। ठीक है, फिर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ये भी हो सकता है कि बहुत कम चांसेस है वैसे कि जो ग्रेजुएशन के बाद ही, जैसे किसी ने बीएससी कर रखा है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर कोई भी फार्मेसी, या फिर जो कि एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो इसके बाद के जो एज ग्रुप आ सकती है वो है आपकी 25 to 35 की। ठीक है, और इससे जो कम जनरेशन वाली है
आ सकते हैं, लेकिन उसके आने के चांसेस कम है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि एक बार आप पढ़ लो उसके बाद आप आ जाना। लेकिन फिर भी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 20 to 24 वाली जो एज ग्रुप है उनके साथ भी आप डील कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन जो टारगेटेड हो सकती है वो ये हो सकती है। तो ऐसा हो गया। अब आप अगर सीड सप्लायर है तो इनके साथ डील करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इनके साथ एक तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम करने का। ये वाले जो लोग होंगे ये पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे सभी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो होंगे ये अवेयर होंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, कौन से जो बीज आ रहे हैं जो फिर वो बेस्ट चल रहे हैं, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है। तो ये नॉलेज गेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और इनको ये वाले लोग ये गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने जो टारगेट करना है वो ये वाले दो होंगे, अगर आप ये वाला बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो। ये हो गया आपका टारगेट ऑडियंस का। अब इसके बाद आते हम यूएसपी पे, यानी कि हमारा ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो लोग हमारे पास आए। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि 10 लोग ऑलरेडी सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्यों आए, ऐसा हम क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा खास क्या कर रहे हैं कि जो भी कस्टमर है वो हमारे साथ रहे और लॉन्ग टर्म में रहे। तो आपको अपनी रिसर्च में ये भी इंक्लूड करना है। ये अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या खास कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आता है इसमें कि जब भी आप पिच टेक तैयार करते हैं, पिच टेक, उसमें ये जरूर आता है पॉइंट कि आप ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपने कहा हम सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। ठीक है, आप सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं और आपका जो प्राइस है वो भी बहुत रिजनेबल है, तो आप ये भी चीज़ इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जो कि आज तक किसी ने नहीं कही, ना ही करी है, ना कही है ना करी है। यानी कि आपका एक यूनिक पॉइंट क्या हो गया कि आप सीड वाले में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहीं पे भी नहीं है, और आप सबसे फास्ट सर्विस दे रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि मान के चलिए आपने शॉप ओपन करी है, शॉप ओपन करने के बाद आप होम डिलीवरी कर रहे हैं, जो कि सीड सप्लायर में बहुत कम है, जितने भी फार्मर्स हैं वो शॉप्स पे आते हैं। तो आप ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने होम डिलीवरी भी इंक्लूड की है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट में आ सकती है। इसके बाद ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप में ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये हो गया। अब एक चीज़ और इसमें आती है कि मैंने कहा था स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस को हम कैसे करते हैं, मान के चलिए कि आपने ये किया, ठीक है, इसको बनाते भी ऐसे आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, सेम ही आएगा। हमारा जो यहाँ पे एस डब्ल्यू, यहाँ पे ओ, यहाँ पे टी। अब हमारा एस से क्या है कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, और हमें यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। और अगर हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या थ्रेट्स है हमारे पास।
ठीक है। अब मान के चलिए कि स्ट्रेंथ में क्या हो गया, हमने होम डिलीवरी शुरू कर दी, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम सबसे फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ होगी। इसके साथ साथ आप जो भी आपके दिमाग में आता है जब आप कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे हैं या जो भी अपनी रिसर्च में करें वो सब अपने यहाँ पे लिखते रहिए। अब वीकनेस में क्या हो गया कि हम बिल्कुल न्यू भी है मार्केट में, तो ट्रस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हमारे पास फंड्स नहीं है अभी इतने, और ये ज़रूरी नहीं कि सीड बिजनेस में ही हो या किसी में भी सेम सिचुएशन आ सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम अपना जो सीड बिजनेस है उसको ऑनलाइन भी लेके जा रहे हैं और साथ के साथ हमने उसको ऑफलाइन भी रखा है। तो यानी कि हम इसमें न्यू वेज लेके आ रहे हैं कस्टमर को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में, न्यू वेज टू केटर। कस्टमर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें थ्रेट्स क्या है कि मान के चलिए हम तो न्यू भी हो गए, ठीक है, ये हमारी वीकनेस होगी। अब हमें बिजनेस का इतना आइडिया भी नहीं है कि वो कैसे करते हैं, टीम को कैसे हैंडल करना है, फंड्स को कैसे देखना है। तो थ्रेट क्या हो गया कि क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिस्क फैक्टर जो है बहुत बड़ा है कि क्लोजिंग के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर अब इसमें क्या हो गया, जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो हमें बिजनेस भी ना करने दे अच्छे से, ठीक है। हम तो उनके लिए कंपटीटर हो गए क्योंकि हम नए मार्केट में आ रहे हैं, तो हम उनके लिए थ्रेट हो गए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए थ्रेट हो गए। फिर इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपने लिस्ट करते जाना है कि क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं। जो आपने गूगल करके या इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया हो, अपने आसपास के जितने लोगों से बातचीत की हो, यूज़र का फीडबैक लिया हो, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा ये भी थ्रेट बन सकता है, ये भी वीकनेस बन सकती है, ये भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। एक चीज़ इसमें स्ट्रेंथ और भी आता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो यानी कि आप नए आइडियाज़ लेके जाएंगे, तो ये एक आपकी स्ट्रेंथ हुई, किसी भी बिजनेस में हो आप चाहें, ठीक है। तो आप न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव वेज लेके जाएंगे। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स आपके 10 के 10 हों या फिर जितने भी हों वहाँ पे आपके एरिया में, आप उन सब से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हो, अच्छा इसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है इसमें। अब एक चीज़ और अपनी रिसर्च पे करना, ठीक है, कि मोस्टली क्या करते हैं लोग, शॉप सिलेक्शन की जब बारी आती है तो ये देखते हैं कि मेन मार्केट में लें, ठीक है। अब इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। एग्जांपल मैं अभी सीड सप्लायर ही लेके चलूंगा, ठीक है, कि मेन मार्केट में होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ये हो गए प्रोज, ये हो गए कॉन्स। एक आपको जो वो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लोग आपकी शॉप पे विजिट करते रहेंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर्स आपके पास आए, ठीक है। अब एक इसमें जो कॉन्स ये है वो है कि रेंट, अगर तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी तब तो अच्छी बात है, अगर आप लीज पे ले रहे हैं या कुछ भी करें तो रेंट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो हमें ये एक कॉन में देखना होगा। अब मोस्टली कोई भी बिजनेस क्लोज होने का या फिर ना चलने का रीज़न ये होता है कि रेंट बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे रिसेंटली मैं एक यहाँ पे मिठाई वाले की दुकान पे गया, तो मुझे उनका रेंट पता नहीं था कि कितना है, लेकिन जब मैंने उनका रेंट सुना तो वो बोल रहे कि मैं 1,40,000 दे रहा हूँ सिर्फ रेंट में। और वो बहुत पुरानी दुकान है, लेकिन अभी उनका बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था, तो उनने क्या किया, अपनी जो शॉप थी उसको हाफ में डिवाइड कर दिया। अब उनका जो करंट रेंट है वो 70K है,
लेकिन 70,000 रुपये मिठाई की दुकान में निकालना और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ बहुत ही टफ काम है कस्टमर्स की, और मेन मार्केट में है वो, ऐसा नहीं है कि मेन मार्केट में उनकी शॉप नहीं है, मेन मार्केट में है, वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 70,000 जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यही उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती तो ये 70,000 वो कहीं और पे इन्वेस्ट करते, और कुछ सालों के बाद जैसे उन्होंने बैंक से लोन लिया, जो भी उनकी एज बनती होगी उसके हिसाब से उनका जो कमर्शियल लोन बनेगा उसके हिसाब से अगर वो चाहे तो 10 से 15 साल में उनकी प्रॉपर्टी बन जाती। अब ये देखिए कि ऑलरेडी वो मान के चलिए 10 साल से हैं यहाँ पे, तो 7 लाख रुपए तो उन्होंने वैसे ही दे दिए। नहीं, 7 लाख रुपए नहीं, ये हो गया आपके 12 से मल्टीप्लाई 70, अभी जैसे 70 करंट चल रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, इसका जो भी आंसर आया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो इतने पैसे तो वो दे चुके हैं, अब आने वाले टाइम में और देंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा रेंट है वो यूटिलाइज अच्छे से हो जाए, ऐसी शॉप मिले जिसका रेंट ज़्यादा ना हो और आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, क्योंकि आपको इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो मेन मार्केट का ये एक कौन मुझे लगता है कि अगर आप मेन मार्केट में है तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, अपनी प्रॉपर्टी तब तो ठीक है। फिर चलिए अब अगला एक्सपोजर ये भी होता है कि आपके जो नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। नंबर ऑफ फुटप्रिंट से मतलब कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कभी देखा होगा एप्पल के जितने भी शोरूम हैं वो सबसे कॉर्नर में होते हैं या फिर ऐसी जगह पे शोरूम्स में होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ फुटप्रिंट ज़्यादा है। किसी ने कुछ नहीं भी लेना लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा डेवलप किया है कि आप जाइए उनके प्रोडक्ट को चेक करिए, फील मतलब एक पूरा का पूरा एक्सपोजर मिलता है, फीलिंग आती है कि उनके प्रोडक्ट कैसे हैं। अगर मैंने कोई फ़ोन नहीं भी खरीदना फिर भी मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि उनका प्रोडक्ट कैसा लगता है, यानी कि जो शॉप है उसकी जो नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेन मार्केट का एक ये बेनिफिट रहता है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि मेन मार्केट में है तो चाहे आप ऑटो रिक्शा बस या किसी से भी इजीली पहुंच जाते हैं, तो एक ये ज़रूर लगता है। अब मान के चलिए इसका एक कौन भी है कि अब हम डील करें फार्मर्स के साथ। फार्मर्स मेन सिटी में नहीं रहते, आपने ये कहीं भी देखना कि विद इन 10 to 15 किलोमीटर्स के बाद ही गांव या फिर जो उनका खेत होगा या फिर जहाँ पे वो रह रहे हैं वो शुरू होगा। तो और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, उनकी टाइमिंग क्या है वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो एक ही कौन हो जाता है कि वो थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी आपको देखना होगा। अब आप इसमें ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा मार्केट से हटके यानी कि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स की रेंज में अपनी शॉप ले सकते हैं मेन मार्केट को छोड़ के, और आपका उसमें रेंट भी कम मिलेगा अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जितना नियर बाय फार्मर्स के रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। एक तो उससे ये होगा कि जैसे मैंने फीडबैक लिया था जब मैं एक बार सर्वे करने गया था सेम चीज़ के लिए, उन्होंने ये कहा था कि जो भी लोकल बंदा है हम उसको पूछ तो सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ खराब आई है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीज़न था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स। इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है मेन मार्केट में लेने का, फिर क्या नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास शॉप सिलेक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो लीज का भी ध्यान रखना कि गवर्नमेंट के क्या क्या, इसी में लिख देते हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं तो गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स आते हैं इसमें। अब मान के चलिए अपनी रिसर्च में ये भी इंक्लूड जरूर करना कि अगर आप कोई स्कीम ले रहे हैं गवर्नमेंट से, अब जैसे ये वाली सीड की होगी या एग्रीकल्चर से कोई भी स्कीम आ गई, वो स्वावलंबन योजना में आती है। तो आपको जितने भी अपने हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके ये पता करना होगा कि स्वावलंबन योजना में आप क्या क्या लेने वाले हैं, क्या क्या उसमें लॉज है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो आपका रीजन डिवाइडेड होगा ABC में। ए रीजन में कम बेनिफिट होंगे, बी और सी में ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी अपनी रिसर्च के अंदर ही। अगर आपने एक बार स्वावलंबन योजना के बारे में डिस्कस कर लिया, सब चीज़ें पता कर ली, फिर आपको इसमें ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में लीज ले सकते हैं या नहीं, ठीक है।
उसके बाद फिर आपको लीज के रूल्स भी पता करने पड़ेंगे अपने लॉयर से। अगर लॉयर को नहीं करना तो आप शुरू में नेट पे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जिन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है कि मिनिमम 30 ईयर से लेकर मैक्सिमम 99 टू 199 ईयर्स तक भी लीज पे प्रॉपर्टी मिलती है। अब ये देखना पड़ेगा इसमें नंबर्स कौन कौन से सही है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अब मान के चलिए कि आपने कोई योजना नहीं लेनी, आपके पास खुद के इतने पैसे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली से इकट्ठे कर लिए हैं, बूटस्ट्रैप बिजनेस करें, किसी से कोई भी फंडिंग नहीं ली, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो इसमें लीज की कंडीशंस हैं, जो ओनर होंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, वो कितने साल की दे रहे हैं। क्या वो 5 साल की दे रहे हैं या वो 10 साल की दे रहे हैं। अब मान के चले लीज में अगर वो रिन्यू करते हैं तो कितने टाइम में रिन्यू होगा और उसका क्या % इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद ही शॉप सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब मान के चलिए कि आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो क्या बैंक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है। बैंक इज गिविंग लोन ऑन प्राइवेट लीज प्रॉपर्टी। तो आपको ये सब चीज़ें भी सर्च करनी है, और ये सब जितने भी अपने बिजनेस आइडिया में ये रिसर्च में ही आता है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना है आपने। और फिर अगर मान के चलिए अगर वो बैंक लोन दे रहा तो ये कमर्शियल चीज़ों पे है। फिर अगर आपने शॉप ली है उस पर अगर जो भी बिजली का बिल, पानी का बिल, वो बढ़ के ही आएगा। मान के चलिए कि अगर 5 रुपये या 7 रुपये यूनिट है घरों के लिए, तो जो भी आपका कमर्शियल के लिए होगा वो ज़्यादा ही आएगा। इस बात का भी ध्यान में रखना। जब भी आप अपना कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी आपका आइडिया है, ये सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें सब लिखनी है आपने, अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉप सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही ध्यान से करना है आपने, और जो भी चीज़ें वो सब लिखते रहना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और सेम चीज़ चाहे आप सीड सप्लायर बने, केमिकल्स के में डील करें, IT बिजनेस ओपन करें, या फिर पेंट बिजनेस, कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हो, सॉरी, कोई भी कुछ भी ले रहे हो, तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो अब मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो हेल्पफुल करेगा ही करेगा, ठीक है। थैंक यू।